जिस तरह के हम समझ सकते हैं कि जब तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ मौजूद हों तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली के साथ आप पहले ही इफ्तार कर रहे हैं। एक दूसरे को आप कोनियाँ मार मार के कह रहे हैं कि जी मुझे पकौड़े ज़रा पास करें, मुझे ज़रा दही बड़े दें, मुझे तो पहले शरबत चाहिए। सूरत हाल बिल्कुल यही है, क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल ये बता रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक अपने आप को एक स्टेज पर ले आए हैं जहाँ उनकी इस बात पर आमादगी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा होंगी। दैट इज़ गोइंग टू मेक हर द 4th चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फ्राम द हाउस, यानी इसी ख़ानदान की वो चौथी वज़ीर आला पंजाब के हैसियत से आ रही हैं। और दूसरा ये कि पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनेंगी। लेकिन साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंगली MQM से, अगर आपको याद हो, इलेक्शन ट्रांसमिशन के फ़ौरन बाद रऊफ़ सिद्दीकी साहब से जब मेरी मुलाकात थी, यानी इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या MQM को गवर्नरशिप चाहिए या मेयरशिप चाहिए। इस वक्त लग रहा है कि MQM अपने गवर्नरशिप ऑफ सिंध के मुतालबे पे डट गई है। कल इनका भी एक अहम इजलास हुआ जी, PMLN और MQM का। वो जो सारी बातें हो रही थी कि 3 से 5 वजारतें, वफाकी वजारतें मिलेंगी। दूसरा ये कि ये उसूली इत्तेहाद है, हम कराची के लिए आगे बढ़े हैं। लोकल बॉडीज़ को लेकर जो ख्यालात हैं PMLN के, उन्होंने मंशूर में भी डाले। MQM की सुनवाई होगी, कराची की सुनवाई होगी। इस वक्त जी सारा का सारा मामला अटका हुआ है गवर्नरशिप ऑफ सिंध के ऊपर। आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मुज़ाकरात में MQM अपने मुतालबात पर डट गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने सिंध की गवर्नरशिप से पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का इजलास हुआ। तर्जुमान MQM का कहना है कि हुकूमत साजी आगे बढ़ाने के लिए मजीद मुलाकातें मुतवक्के हैं। दोनों जमातों का एक और मुशावरती दौर होगा। कराची की मुआशी और इक्तिसादी अहमियत बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया। इधर जाती उमरा में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। शुरका ने मरियम नवाज को वजीर आला नामजद करने के फैसले की तौसीक दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर भी गौर किया गया। मरियम नवाज ने कहा, अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। पहली खातून वजीर आला होने का एजाज हर माँ, बहन और बेटी के नाम करती हूँ। पार्लिमानी इजलास में नौ मुंतखब अरकान समेत खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। वेरी इंटरेस्टिंग जी। उन्होंने कहा कि मिल बांट कर मुल्क को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस वक्त जो मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि पार्टीज़ की अपनी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो अपनी तरजीहात हैं, बिल्कुल उनकी अक्कासी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक तूफ़ान बरपा हुआ था, पूरे मुल्क ने निकल के वोट्स दिए थे। कई लोग इस हैरानगी में हैं कि ये सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या था। अगर इसी तरह इन्हीं चंद जमातों ने, इन्हीं आजमाए हुए चेहरों ने साथ मिलकर दोबारा बैठना था, तो फिर आवाम क्यों निकली, उसने वोट्स क्यों दिए और कितने सारे हलकों में चीज़ें इस वक्त मुतनाज़ा क्यों हैं। ख़ास तौर पे जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, उनका ये सवाल है कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ थीं, धांधली का वो इंकशाफ करते हैं, क्या इसकी कोई सुनवाई होगी। दूसरी तरफ लियाकत अली चट्ठा साहब के इंकशाफ ने तहलका मचाया था, लेकिन वो भी पसे पुश डाल के ऐसा लग रहा है कि यही जमातें आगे बढ़कर हुकूमत बनाने की तैयारियों में। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 5 साला मंसूबा पेश करते हुए कहा है कि पंजाब में खिदमत की बुनियाद नवाज़ शरीफ साहब ने रखी है। तमाम अरकान को टीम बनकर अवाम की खिदमत करनी है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास था, जिसका हवाला आपने इसमें देखा भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो नाक़दीन हैं, इन पे जो तनकीद करने वाले, उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा का एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई तजुर्बा नहीं है। हालांकि वो आप देख सकते हैं कि पार्टी की एक बहुत ही फ़ाल, बहुत ही सरगर्म सीनियर कारकुन के तौर पे काम कर रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में PMLN की बागदौड़ और कई मुख्तलिफ अदवार को उन्होंने संभाला है, आगे लेकर चली हैं। कैंपेनिंग में भी पेश थी और लगता यही है कि नवाज़ शरीफ साहब मुतवक्के हैं इस बात से कि उनकी जो सियासी मीरास है, उनकी बेटी ही आगे लेकर बढ़ेंगी। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द मरीम नवाज़ साहिबा का ये स्टेटमेंट, ये सॉट आपको सुनवाते हैं। लेट्स टेक अ लिसन। मुस्लिम लीग नून की एक क्लियर मेजॉरिटी
अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है। यूथ की एक बहुत बहुत बड़ी वाइब्रेंट यूथ की तादाद MPs बनी है, तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात, मुझे बहुत खुशी हुई है। पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा, जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने 80s में 2 दफ़ा वज़ारत आला में रखी थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टेन्योर्स में पंजाब की खिदमत के जो रिकॉर्ड, पंजाब की आवाम की खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए। आप सब की जो सपोर्ट होगी, आप सब का साथ होगा और पंजाब के आवाम की दुआ होगी, तो इंशाअल्लाह हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। जी जनाब अली, खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। ऑल इज़ वेल की सदाएं आ रही हैं लाहौर से, जाती उम्रा से और बिलावल हाउस से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शौकत बसरा साहब, जो कि PTI से आपका ताल्लुक़ है। इलेक्शंस के बाद भी मुलाकात रही, एक ये अपने हलके में भी बेज़ाब्तगियों के हवाले से सरगर्म हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, किस तरह हालात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इज़ दिस PDM 2.0, और सबसे बढ़कर ये कि PTI की क्या हिकमत अमली है अब? जी शौकत साहब, शौकत साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सिद्रा, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शौकत साहब, मुझे बताइए कि जाती उम्रा में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक अहम मनसब के हवालों से लोग अपनी अपनी मांगे आगे रख रहे हैं। आज हमने शुरुआत की जी कि MQM को गवर्नरशिप चाहिए सिंध की। किस तरह देख रहे हैं इस PDM 2.0, लेकिन इस बात को रद्द करती है ये तमाम जमातें। मैंने अभी नामजद की गई हैं वज़ीर आला के लिए मरीम नवाज़ साहब। उन्होंने कहा जी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, बड़ी तादाद में नौजवान MPs साथ हैं, लेकिन जो मकबूल तरीन जमात पंजाब में है PTI, इसकी मकबूलियत क्या उनकी खिदमत और उनके जो प्लान्स हैं उसके आड़े आ सकती है? शौकत साहब, सिद्रा, इनका जितनी भी ये जमातें हैं, जब ये खिदमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, ये समझ लीजिए कि ये जो लूटने का नया प्लान है वो सामने लेकर आती हैं, क्योंकि इनको अवाम का तो मैंडेट हासिल नहीं है। ये सारे के सारे वो लोग हैं, मरियम बीबी खुद जिनका आप नाम ले रही हैं, ये हारी हुई हैं, ये इलेक्शन हारी हुई हैं और इनको मुसल्लत किया जा रहा है बतौर वज़ीर आला। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, ये तमाम लोग PTI के लोगों से हार चुके हैं। हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है। ये माले गनीमत लूटने के लिए एक दफा फिर पाकिस्तान को उन्होंने चिरागा बनाया हुआ है। ये जो इस वक्त सारे जिनके आप नाम ले रही हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, वो ये नून लीग हो, ये सारे इस वक्त कर ये रहे हैं। शौकत साहब, इसके बावजूद हुकूमत साजी के अमल में तो हैं और लग ये रहा है कि हुकूमत बना लेंगे। मुझे बताइए, हुकूमत चलती हुई इफेक्टिवली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? मैं सिर्फ एक बात कह लूँ, ये हुकूमत नहीं बना रहे, ये पाकिस्तान में फिर कह रहे हैं कि लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये वो तमाम जमातें हैं, अगर इन्होंने हुकूमतें करनी होती, डिलीवर करना होता। 4 दफा ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 दफा ये वज़ीर आला रह चुके हैं। आप ये देखें ये कौन लोग हैं। मैं 3 मेन पार्टियां ले लें, MQM आप कराची में बैठी हैं, यहाँ पर आप पीपल्स पार्टी को ले लें, क्या ये 3 दफा वज़ीर आज़म और 3 दफा वज़ीर आला नहीं रहे? क्या कराची में तब्दील हुआ है? आगे अब MQM का। अच्छा, मुझे ये बताइए शौकत साहब कि क्या कोई, जैसे मंजर आम पे तो नज़र यही आ रहा है कि सिर्फ इनकी मुलाकातें हो रही हैं, ये लोग अपने मामलात को तय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो PTI को कुछ रिलीफ भी मिल रही है। कुछ आपके कारकुनान जो रूपोश थे, जो अंडरग्राउंड थे, अब इलेक्शन जीतने के बाद वो सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की बेल्स हो रही हैं। तो क्या हम ये समझे कि रियासत की तरफ से PTI को कुछ लेवल प्लेइंग ग्राउंड, कुछ रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं है। हम पे तमाम तरह की आज भी सख्तियां मौजूद हैं जी। आज भी जिस अंदाज से पाकिस्तान को दीवार से लगाया जा रहा है, जब PTI को आप दीवार से लगाते हैं तो समझे आप इमरान खान को दीवार से लगाते हैं, आप पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। इधर हमारा मकसद ये है कि हमें सारा कुछ इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े, FIR दी, लोगों को अंदर दिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, हमारे मेन कैंडिडेट के कागजात खारिज हो गए, तो 180 सीटें हमें दी हैं। तो मुझे बताइए कि आप अगर 180 सीटों वाले को आप लोग वो हमारी सीटें छीन लेंगे। कराची में आप बैठी हैं, 10-10 हज़ार वोट नहीं लिए MQM वालों ने। तो शौकत साहब, मुझे बताया ना, ये जो बेबसी और ये जो फ्रस्ट्रेशन ना सिर्फ PTI का कारकुन महसूस कर रहा है बल्कि उसका वोटर भी महसूस कर रहा है, उसके लिए अब आपकी हिकमत अमली क्या है? क्या आप ये केसेस पाकिस्तान की अदालतों में ही लड़ेंगे? क्या इसका फैसला अवाम करेगी? अब आपका अगले लाए अमल क्या है?
मैं तो बतौर वकील भी और बतौर एक सियासी कारकुन भी सख्त मायूस हूँ इन अदालतों से, उनके कंडक्ट से। आप देख लीजिए, मैं कल सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ की रुदाद अगर मैं सुना दूं कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़ी चीफ के पास गया था, वहाँ क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है कि शौकत बसरा खुद जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं 40,000 वोटों से जीता हुआ हूँ, अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, पीटीआई का मैंडेट था, और वो जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी है आमर डिक्टेटर रियाज जनत का बेटा, उसको वो ओपनली कहता है मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया, उसको तीसरे नंबर में था, वो उसको नोटिफाई कर दिया। हमारा लाए अमल एक ही है, हम असेंबली के अंदर भरपूर एहतजाज करेंगे और बाहर भी शौकत साहब, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त क्या रद्द अमल है? कल मैं भारतीय मीडिया को देख रही थी, उन्होंने तो बड़ा शोर और ववेला मचाया हुआ था। ख़ास तौर पे उन्होंने वाइट हाउस को भी आड़े हाथों लिया कि अगर इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ या इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ किसी और मुल्क के इलेक्शंस में होती तो शायद वाइट हाउस का, अमेरिका का जो स्टांस होता वो बहुत मुख्तलिफ होता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे वाइट हाउस से भी आशीर्वाद हासिल है, सपोर्ट हासिल है। उनको लगता है कि जी वो तो कम्पिटिटिव इलेक्शंस पे पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं। इधर ये इलेक्शन मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है, और ये जो इंटरनेशनल लॉबी है इस वक्त मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जो कुछ उन्होंने साइफर से लेकर अब तक किया है ये पार्ट एंड पार्सल है सारे, लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है ये आवाम फैसला कर चुकी है, पाकिस्तान बदल चुका है। आप ये जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, जितने मर्जी बयान दे लें, आज भी इंटरनेशनल मीडिया जब हमने बुलवाया था इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर हमने 80 सीटों का रिकॉर्ड रखा था कि जो मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरह हमें वोट चोरी किए गए, जिस तरह फॉर्म 45 हमारे पास हैं और उनके पास नहीं है। लेकिन सीधा मैं एक बात कहूँ, आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही है। इससे ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में अनारकी होगी, पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकलेंगे। अभी भी वक्त है। सर ये इतना मुझे ये बताएं कि ये डिस्कनेक्टेड क्यों है अवाम से? मुझे हैरत होती है कि जब थ्रू आउट हम इलेक्शंस कवर कर रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN का जवाब ये रहता है कि जी PTI नफरत अंगेज़ी करती है। इस वक्त लोगों में जो गुस्सा है उसको अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है? वो गुस्सा अगर सोशल मीडिया पे निकालते तो उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। 3 दिन तक आप ट्विटर को डाउन रखते हैं। ये हमारे डिजिटल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। तो क्या वजह है कि लोग इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर यही जमहूरी पार्टीज जिन्होंने मीसाक जमहूरियत किया, ये जमहूरी इक़्तिदार को सबसे सुप्रीम रखना चाहते हैं, वाई आर दे नॉट पेइंग हीड? ये अपनी सियासत की बिसात को उलट रहे हैं ये सब कुछ करके। इधर रियासत और अवाम के दरमियान हर आने वाला दिन रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। जब आप अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, जब ये उनके नुमाइंदे आकर कहेंगे कि उन्होंने फैसला किया है कि हम मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, मैं आपकी सहाफ़ी ने कल जो बयान दिया है अगर आप उसको देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि हम PTI को नहीं आने देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। ठीक है शौकत साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया और बिल्कुल वही बात है कि अवाम की इंटेलिजेंस और उनके गुस्से को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शर्मिला जी अस्सलाम वालेकुम। कल की कुछ क्लिप्स हम वायरल देख रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जब मीडिया गुफ्तगू कर रहा था। एक तो कैंपेनिंग के बाद यानी हमने उनको इलेक्शंस में बड़ा सरगर्म देखा, अचानक उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क आया है, थोड़ा सा वो बोझल से लग रहे हैं, पुरतपाक अंदाज में बात करते हैं। लेकिन कल वो मीडिया पे भी इस बात पे गुस्सा हो गए जब लोगों ने कहा कि जी भुट्टो ख़ानदान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हम उनका वोटर समझ नहीं पा रहा कि ये जिस किस्म की डील स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर दोबारा जिस मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के जिस किस्म के समझौते करने पड़ रहे हैं, पीपल आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट दैट। जी शुक्रिया सिदरा। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी वो सबसे कमाल कैंपेन थी इस इलेक्शन में, और ये मेरा ख्याल है हमारे नाक़दीन भी इस बात के ऊपर मुतफिक हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की और हमने वाक़तन एक इलेक्शन लड़ा, जैसे कहते हैं ना इलेक्शन लड़ना, अवाम में जाना। हमारा मंशूर अवामी मंशूर था, हमारी पॉलिटिकल कैंपेन वाज अक्रॉस पाकिस्तान और एक मैराथन कैंपेन की है चेयरमैन साहब ने। और मैं तो कहती हूँ बड़ी हमने तो यहाँ कराची में कैंपेन की और हम यहाँ बीमार हो गए, लेकिन चेयरमैन साहब की हिम्मत को दाद देना चाहिए कि सुबह में एक जलसा करते थे, शाम में दूसरा जलसा करते थे, यानी इवेंट ऑन थ्रू आउट। जब से इलेक्शन अनाउंस है, शेड्यूल जारी होने से पहले से हमने शुरू कर दिया था। बिल्कुल।
अब जहाँ तक बात है, देखिए नाराजगी की बात नहीं, तकलीफ होती है जब आप ऐसी बात सुनते हैं ना कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से डील कर ली, तो तकलीफ होती है जब आप सुनते हैं, वो भी एक ऐसी जमात, और वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब सुने जी। इस जमात में जो इस कुर्सी पे बैठता है उस पर तो एस्टैब्लिशमेंट ने मौत लिखी हुई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, अदालती कत्ल, जिसका मुकदमा हम आज तक लड़ रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जमहूरियत इस मुल्क बनाने के लिए उनको शहीद कर दिया गया। हमारे हजारों कारकुन शहीद हुए हैं, कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं। उस जमात के सरबराह के ऊपर आप ये बात कह रहे हैं, ये बात कहना ही मैं समझती हूँ कि गलत है, किफर है जी। क्या आप उसको ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट से आपकी डील हुई है? एस्टैब्लिशमेंट से आज डील हुई होती तो फिर हम तो पहले से वज़ीर आज़म होते ना। लेकिन यही तो बात है। देखिए शर्मिला जी, जैसे आपने कैंपेन की बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, I love the way he was campaigning, the way he was handling media, बड़ा एक mature wise stance था। बार बार उन्होंने कहा जी नई सोच को वोट दो, लेकिन अब नई सोच को वोट देने के बाद भी आपका वोटर देख रहा है वही पुराने चेहरे हैं, और हमें वो यूथ, वो वाइब्रेंसी, वो लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। तो क्या कहेंगी इस पे आप? सिद्रा, हमने वही किया जो हमारा वोटर चाहता है। इस इलेक्शन में वोटर ने हर जमात को वोट दिया है। PMLN के भी वोट हैं जी, सुन्नी इत्तेहाद के भी वोट हैं जी, हमारे भी वोट हैं। किसी एक जमात को तो उन्होंने क्लियर मैंडेट नहीं दिया ना वोटर ने। बिल्कुल सही। So the voter has also made a choice. So we have to respect that choice. लेकिन मुझे ये बताइए कि विद वर्किंग, जी फरमाइए। देखिए, जब आप वोटर की राय का एहतराम करते हैं तो फिर अब उसी की तरह चलते हैं। अब अगर हम कहें कि जी हम नहीं जाते किसी के साथ, हम बैठ जाते हैं, वी डोंट वांट इट, फिर क्या होगा? इस मुल्क में हुकूमत नहीं बन पाएगी। शर्मिला जी, अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में जब इलेक्शंस जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत बने, ही वाज द मोस्ट पावरफुल सिविलियन प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने खुद पार्लियामान को सुप्रीम जानते हुए 58(2)B 18वीं तरमीम, ये उनकी लेगेसी रही है। मुझे ये बताइए, इस वक्त लोग कहते हैं विफाक की अलामत तो है सदर मुमलिकत का मनसब, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सदर आसिफ जरदारी साहब बन सकते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह वर्किंग रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और इससे क्या फ़ायदा मुल्क और अवाम और पीपल्स पार्टी को होगा अगर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब होते हैं? देखिए, सदर जरदारी साहब, आपने खुद कहा अभी और इस बात को माना कि ही इज अ लेगेसी, एक बहुत ही ताकतवर सदर होने के बावजूद उन्होंने अपने तमाम अख्तियारात पार्लियामान को दिए जी, और पार्लियामान को मजबूत और ताकतवर बनाया, जो कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारा आइन भी यही कहता है। आगे चल के मैं समझती हूँ कि ये इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा कि सदर जरदारी साहब सदर होंगे। ये तमाम जमातों को साथ लेके चलना जानते हैं, मफाहमत के बादशाह हैं। इस वक्त मुल्क में यूनिटी की जरूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। इस वक्त मुल्क के अंदर उस लेजिस्लेशन की जरूरत है जो अवामी मसाइल का हल करे, और यहाँ पर सदर जरदारी का बहुत अहम किरदार। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा 2008 में भी हम देखते हैं कभी कोई सियासी कैदी नहीं रहा, इस पॉलिटिकल कैंपेनिंग में भी आपने यही बात की। सदर जरदारी साहब अगर बनते हैं तो क्या सियासी कैदियों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त कोई रिलीफ नहीं मिल रही है अदालतों से उन्हें? देखिए, जो भी मुकदमा अदालतों में है वो तो अदालतें ही उसका फैसला करेंगी जी। कोई भी सदर नहीं कर सकता जब तक ये मामला सदर के पास ना जाए जी। लेकिन हमने तो अपने दौर के अंदर 2008 से 13 तक फांसी पे भी मॉरेटोरियम लगा दिया। और अभी आपको याद होगा, कल परसों की बात है कि जब सेनेट के अंदर ये बिल आया कि रेपिस्ट को पब्लिक हैंगिंग दी जाए, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ही सबसे आगे थी बिल डिफीट करने के लिए कि मजीद जारहाना आप लेजिस्लेशन की तरफ ना जाएं, इससे मजीद अनारकी और मुल्क के अंदर और ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर अगेन। अच्छा शर्मिला जी, आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आप लोगों ने जो अदवार देखे और पाकिस्तान भी आज अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट टेररिज्म टाइम पे, ऑल्दो हमारे सिक्योरिटी अमला, हमारे पाक फौज अभी भी ख़तरे के दहाने पे, मुझे बताइए कि रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, इसके क्या ट्रेंड्स आप लोगों ने नोटिस किए अब जबकि हम इलेक्शन से आए? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, लाहौर शहर में हमने देखा कि जो थोड़ी सी राइट विंग पार्टीज़ हैं उनका वोट बैंक बड़ा है। अगर मैं सिर्फ TLP की बात करूं, 1,80,000 वोट उन्होंने 2018 में लिए थे। इस वक्त इनका वोट बैंक सिर्फ लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3,10,000 तक पहुँचा है। इस ट्रेंड को आप क्या देख रही हैं? जो सियासी वैक्यूम अनफॉर्चुनेटली कायम होता है, वहाँ पे स्टेप इन करता है एक रैडिकल माइंडसेट, एक्सट्रीम माइंडसेट, किस तरह देख रही हैं इस चीज़ को आप?
Very important question, Sidra, and this is at times scary because सियासत और मजहब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। लेकिन अगर आप सियासत में मजहब को ले आए और मजहब को इस्तेमाल करें वोट लेने के लिए, तो ये खतरनाक ट्रेंड है। मुझे शहीद मोहतरमा बेनीश भुट्टो साहबा की एक बात याद है कि जो मजहब के व्यापारी हैं सबसे बड़ी बीमारी है जी। और हमने कभी भी, पीपल्स पार्टी ने कभी भी मजहब को सियासत में नहीं लाए। हम तमाम फिरकों का एहतराम करते हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन उसके ऊपर सियासत ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुल्क को दरपेश हैं इस वक्त शदीद सियासी और माशी मसाइल, और यकीनन उम्मीद ये है कि ये मंझे हुए सियासतदान उसका हल निकालेंगे। इसका वाहिद तरीका डायलॉग की मेज़ पर बैठकर है, लेकिन इस वक्त एक बहुत ही हाइपर पार्टिजान, हाइपर पोलराइज माहौल में पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। बहरहाल जी, पॉलिटिकल क्लैरिटी आने के साथ साथ, जिस तरह कल हमने आपको बताया था सॉवरेन डॉलर बॉन्ड्स जो पाकिस्तान के थे उसमें तकरीबन 1.25 सेंट्स की कमी आई थी उसके रेट में, वो दोबारा से जंप अप कर गया है। कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर्स नज़र आते हैं रोज़ाना बल्कि घंटों की बुनियाद पर ये चीज़ें बदल रही हैं, तो बड़ा अहम है कि इनकी तरफ नज़र रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।